यूक्रेन ने ऑपरेशन वेब के तहत रूस पर हमला किया। आपको बता दें, रूस के 4 अलग अलग एयरबेस को इस दरमियान निशाना बनाया गया। हमले में एयरबेस पर खड़े 40 सैन्य विमानों को नष्ट किया गया है। पिछले 3 साल से रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर यह हमला किया है। ये हमले एक ट्रक के अंदर से किए गए। एफपीवी ड्रोन्स के जरिए इन हमलों को अंजाम दिया गया। हमलों से मॉस्को को अरबों डॉलर का झटका लगा है। हमले की 1.5 साल से यूक्रेन प्लानिंग कर रहा था। रूस के सबसे हाईटेक बॉम्बर्स को निशाना बनाया गया। रूस के Tu-95, Tu-22M3 और A-50 विमानों को टारगेट करते हुए ये हमला किया गया है। तो बड़ी जानकारी रूस पर यूक्रेनी हमले से जुड़ी हुई भारत एक्सप्रेस आपको बता रहा है। आपको बता दें कौन से रूस के 4 एयरबेस हैं, ये भी समझ लीजिए। बेलाया एयरबेस, ओलेनिया एयरबेस, डियागिलेव एयरबेस और इवानोवो एयरबेस पर यह ड्रोन अटैक किया गया और रूस के सबसे मजबूत बॉम्बर्स विमान को टारगेट किया गया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर ये कि रूस के भीतर से ही यूक्रेन ने रूस पर ये बड़े हमले किए हैं। एक ट्रक से ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया। जेलेंस्की ने इस बीच युद्ध के नियम तोड़े हैं। 40 बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचा। रूस यूक्रेन युद्ध में सवाल ये कि अब क्या? 4 एयरबेस को निशाना बनाया गया है। अब पुतिन की प्लानिंग क्या होगी, बड़ा सवाल ये है, क्योंकि लगातार युद्ध विराम को लेकर के अमेरिकी प्रयासों के बीच जानकारी मिल रही थी कि शायद 3 सालों से चला आ रहा यह युद्ध अब विराम तक पहुंचेगा। लेकिन जेलेंस्की ने युद्ध नियम तोड़े, 40 बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचाया और 4 एयरबेस को निशाना बनाते हुए रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। मेरे साथ कृष्ण मोहन शर्मा, एडिटर नेशनल अफेयर्स भारत एक्सप्रेस, जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन, एक तरफ अमेरिका की तरफ से यहाँ युद्ध विराम के लिए, पीस टॉक्स के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और एक पीस टॉक को लेकर के जो मेरी जानकारी है, आजकल में कुछ इनिशिएटिव्स होने भी थे, लेकिन उससे पहले यूक्रेन की तरफ से ये बड़ा हमला, और मुझे लगता है अब तक का सबसे बड़ा हमला रूस पर किया गया है। बड़ा डैमेज, बड़ा डेंट रूस को। देखिए, बलाया और ओलिनिया को अगर आप किसी तरीके से परेशान या क्षतिग्रस्त कर देते हैं तो रूस की ताकत काफी कम हो जाती जी। और जिस तरीके से इन्होंने एक नई स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया, हालांकि युद्ध नई स्ट्रेटजी से ही जीता जाता है हमेशा, तो इन्होंने ट्रक के सहारे अपने ड्रोन को अंदर घुसा दिया, जिससे कोई सर्विलेंस जैसी चीज काम नहीं कर पाई और न सैटेलाइट इमेज आ पाया, न उसका किसी तरीके से इंटरसेप्ट कर पाए। उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से उनके विमान और 4 इनके विमान क्षेत्र को इन्होंने नष्ट किया है, जाहिर सी बात है कि इससे ऐसा नहीं लगता है कि हाल फिलहाल में कोई युद्ध विराम जैसी बात होगी। लेकिन रूस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती ये हो गई है कि दोनों दरअसल एक ही टेरिटरी के हिस्सा हुआ करते थे कभी, और दोनों अब अलग हो गए हैं। तो यूक्रेन उनकी कमियों को जानता है कि रूस में कहां से जाया जा सकता है, कौन कौन से रास्ते उनके पास है। लेकिन बहरहाल ये पूरे विश्व के लिए चिंता की बात है कि पूरा विश्व लगा हुआ है और रूस और यूक्रेन के बीच में शांति नहीं हो रही है। उसकी मुख्य वजह यह भी है कि अमेरिका और चीन दोनों नहीं चाहते कि देश में शांति हो, क्योंकि अगर शांति होगी तो सारा खेल जो है वो रसद और अपने आर्म्स एम्यूनिशन बेचने का है, वो रुक जाएगा। लेकिन जितना नुकसान हो रहा है वो पृथ्वी पे, वो पूरे संसाधन का नुकसान हो रहा है और उससे जो लोगों की क्षति हो रही है वो निश्चित तौर पे चिंता की बात है। और जो देश के हुक्मरान हैं और जो बड़े विश्व के हुक्मरान हैं, उनको बैठ के ये फैसला करना पड़ेगा कि इसका विराम कैसे है। यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है कि यूक्रेन के इस हमले के बाद क्रेमलिन में आपात बैठकें हो रही हैं और साथ ही साथ सवाल ये है कि नाटो की भूमिका अब यहाँ पर क्या रहेगी? नाटो पहले से भी निष्क्रिय है। हमेशा देखिए, हमेशा ये बात मान के चलिए कि नाटो उसी का साथ देता है जो मजबूत होता है। हमेशा क्या नाटो ने आज तक कभी अमेरिका के खिलाफ बोला? क्या नाटो ने कभी चीन के खिलाफ बोला? क्या नाटो ने कभी रूस के खिलाफ बोला? नाटो बेसिकली एक तरीके से वो भी बिजनेस करता है, वो पैसे देता है, पैसे लेता है। बाकी अगर कोई पीट रहा है तो पीटे, उसको कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। नाटो ने ऐसी कौन सी व्यवस्था की कि विश्व के सारे लोगों को बुला के एक ज्वाइंट सेशन किया जाए और सेशन करके ये थोप दिया जाए कि युद्ध को विराम किया जाए। लेकिन नाटो भी वही करता है जो चीन और अमेरिका चाहते हैं। तो चीन और अमेरिका जब चाहते हैं कि युद्ध हो तो युद्ध हो रहा है,
और आपको लगता है कि नाटो इसमें कोई भूमिका निभा के इसको खत्म करा देगा, तो ये बिल्कुल नाटो के लिए असंभव है, क्योंकि नाटो आज के डेट में एक तरीके से अप्रासंगिक हो चुका है। ठीक है, बने रहिए कृष्ण मोहन। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि जेलेंस्की की तरफ से एक एक्स पर पोस्ट भी किया गया है। रूस पर हमले के बाद जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज एक शानदार ऑपरेशन किया गया, रूस को काफी नुकसान हुआ है, दुश्मन के इलाके में लक्ष्य को टारगेट किया गया। तो व्लादिमीर जेलेंस्की की तरफ से देखिए ये ट्वीट, जिसमें रूस में एक शानदार ऑपरेशन की बात वो कर रहे हैं और आगे लिखते हैं, हमले में रूस को काफी नुकसान हुआ है, दुश्मन के इलाके में लक्ष्य को टारगेट किया गया। लगातार हमारे साथ कृष्ण मोहन शर्मा बने हुए हैं। कृष्ण मोहन, यहाँ पर रूस के एयर डिफेंस सिस्टम पर भी सवाल खड़े होते हैं और जो सवाल मैंने एक बार पहले भी किया था कि क्रेमलिन में जानकारी मिल रही है कि आपात बैठकों का दौर शुरू हो गया है। देखिए, क्रेमलिन में जानकारी जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हमले होंगे तो बैठक होगी, उनका हेड ऑफिस है तो वहां पे तो बैठक होगी। लेकिन सवाल इसका नहीं होता है कि बैठक करके क्या करेंगे। दोनों देश जो है ये मानने को तैयार नहीं है कि विश्व कह रहा है कि आप शांति स्थापित कीजिए, लेकिन दोनों के अपने इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या है? एक खनिज पदार्थ वाला क्षेत्र है, उस पर कब्जा चाहिए, और रूस को कब्जा चाहिए, उसी पे अमेरिका को भी कब्जा चाहिए, उसी पे चीन को भी कब्जा चाहिए, क्योंकि उसके बारे में कहते हैं कि एक ऐसा इलाका है जिसका उस पर कब्जा हो गया, समझ लो कि अगले 100 साल तक के लिए उसके पास इतनी आमदनी होती रहेगी कि उसको जीडीपी के लिए और देश के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एक छोटे से इलाके के लिए जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, वो इस बात के लिए भी दर्शाता है कि हम कितने भौतिकवादी मानसिकता के हो गए कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए दोनों देश एक दूसरे पे बमबारी कर रहे हैं। उसका चीन भी साथ दे रहा है, अमेरिका भी साथ दे रहा है। अमेरिका का चुनाव पिछला जो हुआ था वो इसी बात पे हुआ था कि यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध समाप्त होगा, और इसीलिए ट्रंप जीते थे कि शायद ये खत्म करवा देंगे। लेकिन जो काम पहले जो बाइडेन की सरकार करती थी वही काम जो है अब ट्रंप भी कर रहे हैं। तो इसका फिलहाल कोई हल निकलता हुआ दिख नहीं रहा है, या फिर ऐसी स्थिति में है नहीं कि बमबार्डिंग करके रूस जो है यूक्रेन को खत्म कर दे, और ना यूक्रेन उस स्थिति में है कि बमबार्डिंग करके एक दिन में रूस को खत्म कर दे। तो मुझे लगता है कि ये आगे चलेगा और चलता रहेगा। शुक्रिया कृष्ण मोहन, विस्तार से तमाम स्थितियों पर चर्चा के लिए।